जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम देखने जा रहे हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जीएस सन 2025 जो कि नवीन सर करवाते हैं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर RWA पर। देखना बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। इसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप बस इसे रिवीजन के तौर पर ही देखिएगा, बाकी एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा तो आपका सही से रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देते हैं, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो मकर संक्रांति त्यौहार है हर एक राज्य में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे हमारे यूपी बिहार में देखोगे तो खिचड़ी उत्सव कहते हैं। ठीक है, पूर्वी प्लस बिहार में देखोगे तो खिचड़ी उत्सव कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण त्यौहार करके इसे कहा जाता है ना। आगे देखते हैं, आगे अब पंजाब और हरियाणा में माघी उत्सव कहा जाता है। केरल में मकर विलक्कू त्यौहार कहा जाता है। असम में माघ और भोगाली कहा जाता है। कर्नाटक में एलू बिरोथू कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार इसे कहा जाता है, जो कि 4 दिन का ये त्यौहार है। तो पहला दिन क्या बोला जाता है? भोंगी पोंगल। दूसरा दिन सूर्य पोंगल। तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कौन सा है? कानूम। चौथा दिन ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, चौथा दिन कौन सा था? कानूम पोंगल। तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को ही वहाँ पर पोंगल त्यौहार कहा जाता है। 4 दिन हो जाता है। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और कानूम पोंगल 4 होता है। क्वेश्चन में दूसरा देते हैं, दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली पोटलोई पोशाक ना। पोटलोई पोशाक कौन पता है? जो दुल्हन पहनती हैं जो दुल्हन पहनती हैं, तो किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर में। ठीक है, तो जो मणिपुर में जो दुल्हन होती हैं, जिनकी शादी होती दुल्हन, तो पोटलोई पोशाक पहनती हैं। आगे क्वेश्चन में तीसरा देते हैं, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे। इन्हें कब मिला था? 1937 में मिला था। इसकी शुरुआत कब होता है इस पुरस्कार का? तो 1970 में इसकी शुरुआत होता है। इसके कौन देता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसे देता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पर्वतीय रेलवे जो यूनेस्को में शामिल किया गया था। भारत में से कितने पर्वतीय रेल हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था? ठीक है, तो पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसे कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 1999 इसे शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है इससे नहीं। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसे सन 2005 में से शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में कब? सन 2008 में शामिल किया गया था। दार्जिलिंग को सन 1999, नीलगिरी को सन 2005 में, कालका शिमला रेलवे को सन 2008 में शामिल किया गया था। यूनेस्को में हिल फोर्ट, ठीक है, यूनेस्को में कितने हिल फोर्ट को शामिल किया गया? 6 फोर्ट को शामिल किया गया। 6 वो कहाँ के? राजस्थान में। इन 6 को सन 2013 में शामिल किया गया था। तो राजस्थान में से 6 किले हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? सन 2013 में शामिल किया गया था। ठीक है, कौन कौन से 6 किले हैं देख लेते हैं। पहला है कुंभलगढ़, आमेर, गांगरोन और जैसलमेर किला, चित्तौड़ किला और रणथंभौर किला। 6 किले हैं। ठीक है, कब शामिल किया गया? सन 2013 में, याद रख लेना भाई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, इसे सब शामिल कब किया गया था? सन 2004 में इसे शामिल किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय क्या है? मैड्रिड, जो कि स्पेन में पड़ता है, वहीं पर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। आगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ पे? बर्लिन में। UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये कहाँ पे? वियना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये कहाँ पर पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? टोक्यो, जो कि जापान में पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर है। दिवस देख लेते हैं कुछ प्रमुख। ठीक है, 28 अक्टूबर विश्व एनिमेशन दिवस, 25 अप्रैल इंटरनेशनल मलेरिया दिवस, 10 अगस्त इंटरनेशनल लायन डे, 3 जून इंटरनेशनल साइकिल दिवस, 8 जून इंटरनेशनल ओशियन महासागर अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस। ठीक है, 14 जून को इंटरनेशनल रक्तदाता दिवस। आगे देखते हैं, 17 जून को इंटरनेशनल मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस, 28 मई को इंटरनेशनल भूख दिवस, 8 सितंबर को इंटरनेशनल साक्षरता दिवस और 18 सितंबर को इंटरनेशनल बाघ दिवस। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी पुस्तक किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड की और कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं देख लेते हैं एक बार। 4 पुस्तकें देख लो भाई, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रोफ, टाइगर इन द टनल और रोड्स टू मसूरी, यही 4 हैं। आगे ठीक है, राम खेलिया लोक नृत्य कहाँ पे? ईया समझ आ गया ना, समझना कहाँ का? बिहार का है ना। तो बिहार का ये राम खेलिया लोक नृत्य कहाँ का? बिहार का। देखो, झिझिया, ईया है ना, धोबिया। ठीक है, कठ फोड़वा, जाट जटिन और कमला,
ये सभी कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का है। हरियाणा का देख लो तो धमाल और सांग लोक नृत्य। केरल का देखो कौन कौन सा लोक नृत्य है? कोलकली और पुलिकली। एमपी का ज्वारा, मटका और फूलपति। असम का राखल लिया। मणिपुर का नूपा। पश्चिम बंगाल का गंभीरा। छत्तीसगढ़ का डंगला। अरुणाचल प्रदेश का बोर्डोछम और मुखोटा। ये कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। मुखोटा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। इंपॉर्टेंट है मुखोटा। वो भाई ऐसे सही सोचा। आगे देते हैं। किसके प्रति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसे सीएजी कहा जाता है जिम्मेदार है? तो संसद के प्रति। ठीक है, देखो सीएजी आर्टिकल 148 में इसकी पद की बात की गई। आर्टिकल 149 में इसके शक्ति और कार्य की बात किया गया है सीएजी का। आर्टिकल 151 में, जो कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक होता है ना, तो 151 में इसकी रिपोर्ट की बात की। ये अपना रिपोर्ट देखो, शपथ इसे कौन दे लेता है? त्यागपत्र ये अपना किसे देते हैं और रिपोर्ट किसे देते हैं? सौंपते हैं तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये राष्ट्रपति के भरोसे पर ही रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे जब इनको हटा देते हैं, क्या कार्यकाल कोई निश्चित नहीं रहता है। वर्तमान सीएजी कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं। ठीक है, इनका वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि के रूप में मिलता है। देखो संचित निधि कहते किसे? जो सरकार का जो पैसा रहता है ना, वो आरबीआई में संचित निधि के रूप में जमा रहता है। ठीक है, अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद आर्टिकल 79 में संसद है। देखो आर्टिकल 79 में संसद है। संसद के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा आर्टिकल 80, 81 में लोकसभा, 168 में विधानमंडल। जैसे केंद्र में हमारा संसद है, उसे राज्य में क्या है? विधानमंडल है। तो विधानमंडल हो गया। तो विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? 2 भाग होते हैं, कौन से? विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद 169 और 170 में क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? विधानसभा यानी जो विधायक लोग होते हैं, अधिकतम सीट कितनी होती है? 500 हो सकती है, मिनिमम 60 को। अपवाद में देखोगे जैसे 3 राज्य आ जाते हैं, कौन कौन से? गोवा, मिजोरम और सिक्किम। तो अपवाद में देखोगे तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40 विधायक हैं, मिजोरम में 40 होते हैं, सिक्किम में 32 और सबसे ज़्यादा देखोगे तो अपने यूपी में 403 विधायक हैं। बहुमत देखोगे तो 202 प्लस करने पर उसकी सरकार बन जाती है। विधान परिषद, विधान परिषद वाले राज्य कितने? 6 हैं। ठीक है, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। विधान परिषद वहाँ की विधानसभा के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार इसे दिया जाता है। हर जगह नहीं, केवल 6 ही राज्य हैं, बाकी 28 राज्य होते हैं। अगर 6 से निकाल दोगे तो कितने? 22 है। तो 22 ऐसे राज्य में केवल विधानसभा है। ठीक है, विधान परिषद नहीं। तो विधान परिषद कौन कौन से राज्य में, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता रहता है विधान परिषद वाला। 6 राज्य। कर्नाटक जो कि 75 को सीट है विधान परिषद का, महाराष्ट्र में 78 को, तेलंगाना में 40 को, आंध्र प्रदेश का 58 में, बिहार में 75 को, यूपी में 100 सीटें। 100 एमएलसी, एमएलए जो होता है विधायक होता है, एमएलसी जो होता है विधान परिषद के सदस्य को बोला जाता है। ठीक है, तो 100 विधान परिषद यानी कि एमएलसी वाले रहते हैं। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी। तो बिहार यूपी जानते हो, यहाँ से अगर 3 देखोगे तो साउथ वाले, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। महाराष्ट्र इधर वाला हो गया। देखो एमएलसी जो कैसे विधान परिषद के सदस्य को कैसे चुना जाता है? 1/6 राज्यपाल के द्वारा, 1/3 विधानसभा के द्वारा, 1/3 स्थायी निकाय के द्वारा, 1/12 शिक्षक के द्वारा, 1/12 स्नातक के द्वारा। इनका 3 साल का पूरा किया हो, 3 साल इनका अनुभव हो, चाहे 3 साल किए हो। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 153 में। ठीक है, आर्टिकल 154 में राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में रहते हैं? तो वहाँ के मुख्यमंत्री के हाथ में। जैसे राष्ट्रपति होता है तो कार्यपालिका शक्ति होता है, पर वास्तविक थोड़ी होता है। तो वास्तविक तो पीएम के हाथ में होता है। तो उसी राज्य का भी कार्यपालिका शक्ति किसके? राज्यपाल के, पर वास्तविक सीएम के हाथ में। आर्टिकल 159 शपथ के बारे में राज्यपाल के, 161 में क्षमादान के बारे में। ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल 213 में 213 में है। ठीक है, और 123 में किसका है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है। तो राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल 213। अगर देखो तुमको राष्ट्रपति का याद है ना, जैसे राष्ट्रपति का, तो एक को बीच में उठा कर रख दो बस, एक वाला। तो कितना? 213 हो गया कि नहीं होता? तो राज्यपाल हो गया केंद्र में, राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकते हैं। ये 7वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे किया गया है। जैसे हमारे यूपी के जो हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वो पहले उत्तराखंड के चाहे एमपी के भी थी, हैं वर्तमान में भी है, एक बार चेक कर लेना। पर उन्हें वेतन एक ही जगह से मिलेगा, एक ही नहीं कि 2 जगह का हुआ तो वेतन तो 2 मिली, नहीं, एक ही थे वेतन मिली। ये डिसाइड अपन राज्य वाला करिए, हम आधा दे दे, तू आधा तू दे दा। 7वां देखते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे? तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, इसी में ये हार जाते हैं। देखना 23 जून 1757 में होता है। ये प्लासी कहाँ स्थान पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नादिया जिला में ये लड़ाई हुआ था। देखना कौन कौन आता है? सिराजुद्दौला और क्लाइव होता है। सिराजू तरफ सेनापति कौन आता है? मीर जाफर होता है। इसका पुत्र कौन? मीरिन होता है। यही मीरिन जाकर इसका हत्या कर देता है। ठीक है,
1757 में प्लासी की लड़ाई होता है, इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी शासन की शुरुआत होता है। मतलब ये अंग्रेजियों जो अंग्रेज आते हैं इनका मतलब न्यू हो गया, मतलब ये मान गया कि अब हम शासन कर सकते हैं, इतना बड़ा नवाब को हरा देते हैं। इसके बाद एक और युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। तो बक्सर वाले युद्ध से तो पूरा एकदम हो जाता है कि अब हम शासन करेंगे, क्योंकि अब ये सब क्या है कि एक दूसरे में लड़ लड़ के मर जाएंगे, इन लोगों में एकता की कमी है, संगठन का प्रभाव था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में, किसके बीच में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है। तो सिराजुद्दौला का ही सेनापति तुम गद्दार निकल जाते हैं बेचारे, इसीलिए मारा जाता है, वरना उसी समय अंग्रेजियों को तो पीटी पार देता। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी, तो माहलवाड़ी प्रणाली शुरुआत किया था। कब होता है, 1882 में होता है। स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में होता है, कार्नवालिस ने इसे शुरुआत किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में चालू किया था, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने इसे विकसित किया गया था। कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो बंगाल में किया गया था, जॉर्ज ऑकलैंड के ने स्थापित किया था। पहली कपास मिल फोर्ट ग्लस्टर है जो कि कलकत्ता में पड़ता है, 1818 में से स्थापित किया गया था। पहला कपड़ा मिल जो कि 1854 में खोला गया था, कहाँ पर, मुंबई में। पहला अखबारी कागज़ मिल, जो अखबार में जो यूज होते हैं, अखबार जो हम पेपर पढ़ते हैं, जो उसका कागज़ होता है, इसकी मिल कारखाना कहाँ पर खोला गया था, तो नेपानगर में, जो कि एमपी में पड़ता है, तो पहला वहीं पर खोला गया था। देखो बक्सर का युद्ध आ गया ना, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। तब बक्सर का युद्ध का 1764 में होता है, गंगा नदी के किनारे पर अंग्रेजी शासन को स्थापित। इसी युद्ध से निर्णय हो गया कि अंग्रेज अब यहाँ पर अपना शासन चलाएंगे। मतलब शुरुआत हुआ था प्लासी के युद्ध से ना, कि अब मतलब उम्मीद हो गया था, पूर्ण रूप से अंग्रेजों को एकदम अंदर से हो गया कि अब हम शासन कर ले, बिल्कुल अपने ही में मरकड़ी जी सुन, यहाँ से कुछ होने वाला ना है, होगा, ठीक है। देखो बक्सर के युद्ध में ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हेक्टर मुनरो एक तरफ था अकेला, इधर से मुगल शाह आलम द्वितीय साहब थे, अवध के सिराजुद्दौला थे, और नवाब कौन थे, मीर कासिम। 3 लोग थे, सोच लो भाई, 3 लोग थे, तीनों लोग को एकदम पीट पाड़ दिया भाई ने बुरी तरह से, तीनों लोग हार जाते हैं। इसके बाद होता है इलाहाबाद की संधि, 2 संधि होता है, इन सबसे सब चीज़ें ले लेता है, कुछ न कुछ चीज़ें ले लेता है, ये सब हो जाते हैं, सब कुछ नहीं। द्वैत शासन की शुरुआत हो जाता है बंगाल में, इसके बाद यही नहीं। तो इलाहाबाद की संधि कब होता है, 1765 में होता है। 2 संधि होता है, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त में होता है, पर होता है 1765 में ही होता है। दोनों युद्ध ये आप याद कर लेना, बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध। 17 देखो, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टान। 3 तरह का चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। जो कायांतरित चट्टान होते हैं, जो स्टेल हो गया, संगमरमर हो गया, फेलाइट हो गया, ये सब क्या है, कायांतरित चट्टान है। अवसादी चट्टान के देखो, बलुआ हो गया, चूना पत्थर हो गया, बेसाल्ट और डायोराइट, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टान किसके, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाले क्षेत्र जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, जो हमारा भूमध्य रेखा, ये हमारा भूमध्य रेखा, इसके आसपास चलने वाली हवाएं कैसी होती, जो इसका दाब होता है, जो इसका प्रेशर होता है, कैसा निम्न होता है, ठीक है। यहाँ पर हवाएं कैसी चलती हैं, शांत हवाएं चलती हैं। क्वेश्चन 19, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, एकमात्र, तो बैरन द्वीप है, ठीक है। ये बैरन जो द्वीप ज्वालामुखी है, साउथ एशिया का भी एकमात्र है। और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो मोनोलोबा ज्वालामुखी, जो कि यूएसए में पड़ता है। बीच देखे, ये द्वीप पे पड़ता है, यूएसए के कौन सा द्वीप पड़ता है, अरे भारत, ये अमेरिका के जस्ट पास में द्वीप पड़ता है, वहीं पर इस द्वीप पर ये ज्वालामुखी है। भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है, चल्ला शेट्टी हैं, 37वें नंबर के अध्यक्ष थे। पहले कौन थे, जान मथाई थे। और गोरेवाल समिति किससे संबंधित है, तो एसबीआई से संबंधित है। तो गोरेवाल संबंधित, अगर गोरेवाल समिति अगर कोई पूछता है तो आप बता देना कि एसबीआई से संबंधित यह समिति आया था। 21, भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। क्वेश्चन नंबर 22, NEFT और RTGS के साधन है मुद्रा अंतरण, यानी कि मनी ट्रांसफ़र। देखो NEFT कम से कम आप 1 रुपये मिनिमम ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं रहता है। RTGS का कम से कम आप 2 लाख रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी कर सकते हो। IPPS पहले देते हैं इसका फुल फॉर्म, NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो
IMPS जो होता है NPCI द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होता है NPCI का? तो सन 2008 में इसकी स्थापना किया जाता है। अगला होता है NBFC का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। IFC कोड आपको पता है, बैंक में जाओगे तो IFC कोड होता है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये हमारा हो गया 9वां सेट कंप्लीट, ठीक है। बाकी PDF टेलीग्राम पर आप जाके पढ़ लेना एक अच्छे से, ठीक है। जय हिंद।